14वीं सदी के वेल्स के एक छोटे से गांव में 16 साल की एक लड़की पर डायन होने और प्लेग फैलाने का आरोप लगाया जाता है। एक लड़की जिस पर पादरी की बुरी नजर है। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी 2019 में रिलीज हुई मूवी द क्लींजिंग। तो कहानी 14वीं सदी के वेल्स से शुरू होती है, जहाँ एक छोटे से गांव में प्लेग फैलने की वजह से ज्यादातर लोग मर चुके हैं और जिन भी लोगों पर इस बीमारी के सिम्टम्स दिखाई देते उन्हें भी पकड़कर जिंदा जला दिया जाता। इसी गांव में रहने वाली एक लड़की एलिस के पिता की भी प्लेग की वजह से मौत हो चुकी है और अब उसकी माँ भी बीमार पड़ गई थी। एलिस देसी नुस्खों से उसका इलाज कर रही है, लेकिन कोई भी फायदा होता नहीं दिख रहा। एलिस ने अपने पिता की मौत के बाद से एक भी शब्द अपनी जुबान से नहीं निकाला था। अब जब वो जंगल से कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही थी, तभी वहाँ गांव का पादरी टॉम आ जाता है। उसे पता चलता है कि एलिस अपनी माँ की बीमारी को छिपा रही है, क्योंकि वो और उसकी माँ कई दिनों से चर्च में प्रेयर करने नहीं आई थी। वो कहता है कि इन मुश्किल दिनों में भगवान पर विश्वास रखना काफी जरूरी है। एलिस उसकी बातों पर हाँ में सिर हिलाकर चली गई, जिसके बाद हम पुजारी को बर्ड मास्क पहने एक क्लींजर के पास देखते हैं। पादरी उसके कानों में कुछ कह रहा था। एलिस काफी डर जाती है और अपनी बीमार माँ के पास आकर उनसे चिपक गई, जिसके बाद पुजारी वहाँ उसी क्लींजर के साथ आता है। उस क्लींजर ने एलिस की माँ को मार डाला और बाकी इन्फेक्टेड लोगों के साथ जला दिया। अब कुछ दिनों बाद पादरी एलिस से मिलने आया और कहता है कि वो समझ सकता है कि वो अपनी माँ की कंडीशन क्यों छिपा रही थी, लेकिन वो नहीं चाहता कि बाकी लोग उसकी माँ की वजह से इन्फेक्टेड हो जाएं। अब जैसे कि पादरी जानता था कि एलिस अब अनाथ हो चुकी है, वो एलिस के लिए गंदे विचार रखता है, इसीलिए चाहता है कि एलिस उसके साथ रहने आ जाए ताकि वो उसके साथ अपनी हवस पूरी कर सके। वो उसे अपनी रखैल बनाकर रखना चाहता है और कहता है कि एलिस को देखभाल के लिए किसी मर्द की जरूरत है, लेकिन एलिस उसकी भावनाएं जान चुकी थी। वो उसे जवाब देने के बजाय उसके मुंह पर थूक देती है। पादरी गुस्से में है और कहता है कि वो जल्द ही इस हरकत के लिए उससे माफी मांगेगी, जिसके बाद वो तुरंत बाहर आकर अपने लोगों से कहता है कि एलिस पजेस्ड है। वो उस पर विच होने का आरोप लगाता है। अब रात के वक्त हम पादरी को उसके लोगों के साथ एक मीटिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ वो प्लेग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वहाँ मौजूद मार्था नाम की एक औरत पूछती है कि एलिस यहाँ मौजूद क्यों नहीं है, जिसने अपनी माँ की बीमारी को छिपाया और उसे पनिश करना जरूरी था। पीछे खड़े एक आदमी को लगता है कि पादरी एलिस के लिए स्पेशल फीलिंग्स रखता है। पादरी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने एलिस को इसलिए इनवाइट नहीं किया क्योंकि वो सबसे पहले उनके साथ डिस्कशन करना चाहता था और उसे लगता है कि एलिस के साथ कुछ गड़बड़ है। वो उसकी फैमिली के बारे में भी बहुत कुछ गलत बोलते हैं, जिस पर मैरी नाम की औरत एलिस का पक्ष लेते हुए कहती है कि एलिस के पापा बहुत अच्छे इंसान थे, वो एक डॉक्टर थे और उन्होंने इन मुश्किल दिनों के दौरान बीमार लोगों की काफी मदद भी की थी। लेकिन पादरी कहता है कि एलिस के पेरेंट्स दोनों प्लेग से इन्फेक्टेड थे, लेकिन एलिस उनके साथ रहते हुए भी इन्फेक्टेड क्यों नहीं हुई। वो सबको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि एलिस एक विच है। मार्था भी उसका साथ देती है, लेकिन मैरी को ये सब बातें बेसलेस लगी। मार्था पादरी से क्लींजर को बुलाकर एलिस को मारने का सुझाव देती है, लेकिन पादरी खुद एलिस का ट्रायल लेने की बात करता है। क्लींजर की नेक्स्ट विजिट तक काफी देर हो जाएगी। वो खुद एलिस का कन्फेशन लेना चाहता था। अब अगले दिन मैरी एलिस को ट्रायल के लिए पादरी के पास लेकर आई, लेकिन वो पादरी से कहती कि उसे एलिस के साथ सख्त पेश नहीं आना चाहिए। पादरी उसे यकीन दिलाता है कि वो नर्मता से पेश आएगा। वो एलिस को बैठने के लिए कहकर उसे बाइबल में लिखी कुछ लाइंस पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन एलिस पढ़ने से मना कर देती है, जिस पर पादरी उससे कहता है कि वो अगर ये लाइंस नहीं पढ़ेगी तो वो ये मान लेंगे कि एलिस एक विच है, लेकिन एलिस कोई भी जवाब नहीं देती। अब पादरी अपने आदमियों से कहता है कि डेविल अपना निशान जरूर छोड़ता है। ये पता लगाने के लिए कि एलिस विच है या नहीं, उसे एलिस के शरीर पर मौजूद निशान ढूंढने होंगे। वो जबरदस्ती एलिस को पकड़ लेते हैं। मैरी इसका विरोध करती है और एलिस से अपना पक्ष रखने के लिए कहती है, लेकिन पादरी कहता है कि इसके लिए अब काफी देर हो चुकी है। मैरी को कमरे से बाहर निकाल दिया गया और पादरी अपने आदमियों के साथ मिलकर एलिस के शरीर पर डेविल का मार्क ढूंढने लगा, लेकिन मार्क ढूंढना बस एक बहाना था। वो तो बस एलिस को छूने की तरकीबें निकाल रहा था। एलिस को बेआबरू करने के बाद प्रीस्ट उससे कहता है कि अगर एलिस उसकी बात मानने के लिए तैयार है तो वो अभी भी एलिस को ट्रायल से बचा सकता है। वो कहता है कि अगर एलिस खुद को उसे सौंप देती है तो उसे प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन अगर उसने मना किया तो वो आगे का ट्रायल जारी रखेंगे।
एलिस पादरी पर एक और बार थूक देती है। पादरी गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है और बालों से पकड़कर बाहर लाता है और कहता है कि अब वो एलिस का ट्रायल लेंगे। जिसके बाद एलिस को एक नदी के पास लाया गया और उसका वाटर ट्रायल होता है, जिसमें उसे डुबोकर टॉर्चर किया गया। और पादरी बार बार उसे विच होने की बात कबूल करने के लिए कह रहा था, लेकिन उसे उतना ही टॉर्चर करता जितने में एलिस की जान ना जाए, क्योंकि ये सब वो बस एलिस को तोड़ने के लिए कर रहा था, ना कि मारने के लिए, ताकि वो उसकी बात मान ले और उसकी रखैल बन जाए। लेकिन एलिस इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाली। पादरी उसे वापस ही गांव ले जाने की बात करता है, लेकिन मार्था एलिस को मारने के लिए कहती है। पादरी उसे समझाता है कि एलिस की मौत से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा जब तक एलिस खुद अपने मुंह से विच होने की बात कबूल नहीं कर लेती। अब एलिस को वापस गांव लाया जाता है और पादरी अब उसका फायर ट्रायल लेने की बात करता है। वो सबको बताता है कि वो एलिस के हाथों को आग से बर्न करेंगे और अगर वो पजेस्ड है तो उसके घाव 3 दिन के अंदर खुद ही हील हो जाएंगे, मतलब उसके घाव ठीक हो जाएंगे। अब ऐसी बातें सुनकर मैरी कहती है कि उसने ऐसी बकवास कहाँ सुनी है। पादरी मैरी को एलिस का पक्ष लेने की वजह से उस पर भी पजेस्ड होने का आरोप लगाने की बात करता है। अब मैरी यहाँ कुछ नहीं कह पाती। ट्रायल से पहले पादरी एक बार फिर एलिस को कन्फेस करने के लिए कहता है, वरना आगे के ट्रायल्स और भी खतरनाक हो सकते थे। लेकिन एलिस अपने हाथ आगे बढ़ाती है, जिसके बाद लोहे को गर्म करके एलिस की हथेली पर रखा जाता है। एलिस की हथेली जल जाती है, जिसके बाद उसे 3 दिन के लिए क्रॉस पर लटका दिया गया। वो भूखी प्यासी क्रॉस पर लटकी रही। दूसरी रात पादरी उसके पास आया और कहता है कि जब एलिस पहली बार अपने पेरेंट्स के साथ इस गांव में आई थी, वो तब से उसे पाने की लालसा रखता है। वो एलिस की खूबसूरती पर इतना बावला हो गया कि उसे हर कीमत में पाना चाहता था। पादरी के जाने के बाद मैरी उसके पास आती है और उसे माफी मांगते हुए कहती है कि अगर उसे पता होता कि पादरी उसकी ये हालत कर देगा तो उसे पादरी के पास कभी नहीं लाती। एलिस यहाँ मैरी से कहती है कि वो विच नहीं है। मैरी उसे ये बात पादरी से बताने के लिए कहती है, लेकिन एलिस ने मना कर दिया और कहती है कि मैरी उसकी रस्सियां खोल दे। मैरी जानती थी कि आज तीसरी रात है और कल सुबह होते ही एलिस को मार डाला जाएगा, इसीलिए उसकी रस्सियां खोल देती है ताकि एलिस भाग सके और एलिस वहां से भाग जाती है। पादरी को पता चला कि एलिस भाग गई है और उसे ये भी पता चला कि कल रात मैरी पहरे पर थी, लेकिन वो बता रही है कि उसे एलिस ने पजेस्ट कर दिया था। पादरी कहता है कि वो मैरी से बाद में निपटेगा, पहले वो एलिस को ढूंढ ले। लेकिन बाकी लोग एलिस को ढूंढना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि एलिस बिना खाने और पानी के ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी, तो उसे ढूंढने का क्या फायदा। लेकिन पादरी उन्हें बताता है कि एलिस के जाने से कर्स खत्म नहीं हुआ है। वो नहीं जानते कि एलिस क्या कर सकती है और अभी तक उसका ट्रायल पूरा नहीं हुआ था। लेकिन असल में पादरी को ट्रायल की नहीं बल्कि अपनी पड़ी है। एलिस के भाग जाने से उसे पाने का उसका सपना अधूरा रह जाएगा। अब ये लोग एलिस को ढूंढने का फैसला करते हैं। वहीं एलिस को हम जंगलों में देखते हैं। उसकी हालत काफी खराब थी। जंगल में भागते हुए कोई उसे बेहोश कर देता है और अपने घर ले आता है। होश आने पर उस आदमी ने उसे फिर से बेहोश कर दिया। एलिस को वापस होश आता है और फिर वो बाहर आती है, जहाँ जेसन नाम का आदमी उसे खाना देता है। जेसन ने ही एलिस को बेहोश किया था ताकि वो उसके जख्मों को ठीक कर सके। वहीं पादरी और उसके आदमी को एलिस कहीं नहीं मिलती। उधर जेसन एलिस को मेडिसिन के बारे में जानकारी दे रहा है। उसे कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बताता है जो काफी खतरनाक थी। जेसन को नई नई मेडिसिन पर रिसर्च करने का शौक है। जेसन एलिस को बताता है कि उसकी एक बेटी थी, लेकिन प्लेग की वजह से उसकी भी मौत हो गई। तभी से वो कोई ऐसी मेडिसिन बनाना चाहता है जो प्लेग पर असरदार हो। उसने काफी किस्म की जड़ी बूटियों से ऐसी दवाएं बनाई हैं जिससे पल भर में इंसान की मौत हो सकती थी। अब जेसन एलिस को मेडिसिन के बारे में जानकारी देने लगा। उसे पेड़ पौधों से दवाइयां बनाना सिखाता है। एक दिन वहाँ एक लड़का आया जो एलिस से खाना मांगता है। एलिस को अकेला समझ वो उसे डराने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी पीछे से जेसन आ जाता है और दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। वो लड़का जेसन पर भारी पड़ता है। उसे काबू करने के लिए एलिस उसे ब्रेड का टुकड़ा ऑफर करती है, जिसे खाकर वो लड़का शांत हो गया। जेसन समझ गया कि वो लड़का भूखा है। उसे खाने के लिए खाना देता है। जेसन पूछता है कि वो कौन है और यहाँ कैसे आया। वो लड़का बताता है कि मैं एक वेंडरर हूँ जो यहाँ वहाँ घूमते हैं। जेसन कहता है कि अब तुम्हारा पेट भर गया हो तो यहाँ से अपनी तशरीफ ले जाओ। लेकिन वो लड़का कहता है कि वो काफी थका हुआ है और आज रात ही आराम करना चाहता है। जेसन कहता है कि उसका कमरा बहुत छोटा है, वो यहाँ नहीं रह सकता। लड़का कहता है कि वो 2-4 घंटे के लिए बाहर सो जाएगा। अब जेसन उसकी बात मान गया। इस बीच एलिस और उस लड़के में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि वो लड़का उसी की उम्र का था।
कुछ देर आराम करने के बाद जेसन उस लड़के से जाने के लिए कहता है। लड़का अभी भी जाने से मना कर रहा था। वो कहता है कि वो उसके यहाँ कोई भी छोटा मोटा काम कर लेगा, लेकिन जेसन कहता है कि उसे उस लड़के की जरूरत नहीं है। अब जब वो लड़का अपने कपड़े बदल रहा था, जेसन की नजर उसकी पीठ पर गई। वो लड़का भी इन्फेक्टेड था, लेकिन उस लड़के को नहीं पता कि वो इन्फेक्टेड है। जेसन को लगता है कि उस लड़के ने जानबूझकर उनसे ये बात छिपाई, लेकिन वो लड़का सच कह रहा था। उसे नहीं पता कि वो कब इन्फेक्टेड हो गया। वो जेसन से पूछता है कि क्या वो मरने वाला है। जेसन कहता है हाँ। लड़का कहता है कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन जेसन कहता है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, इसीलिए मैं खुद तुम्हें जंगल तक छोड़ने जाऊंगा। लेकिन इस वजह से एलिस जेसन से नाराज थी। वो उस लड़की की मदद करना चाहती थी, लेकिन जेसन उसे ऐसा नहीं करने दिया। जेसन बताता है कि वो खुद भी इन्फेक्टेड है और जल्द ही मर जाएगा। ये बात उसने जानबूझकर एलिस को नहीं बताई, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एलिस उसे छोड़कर जाए। वो स्वार्थी हो गया था। वो ये भी कहता कि अगर एलिस को उससे इन्फेक्शन होना होता तो कब का हो जाता, लेकिन वो ठीक है। उधर हम पादरी को देखते हैं जो मार्था के साथ इंटीमेट हो रहा था। तभी उसके पास क्लिंजर आता है और पूछता है कि उसने अफवाह सुनी है कि उसे प्लेग के फैलने का कारण पता चल गया है। पादरी कहता है कि उसे बताने ही वाला था, लेकिन वो लड़की भाग गई। वो क्लिंजर से उस लड़की को ढूंढने को कहता है, वरना प्लेग उनके गांव से नहीं जाने वाला। पादरी ने मैरी को भी कैद कर लिया था, जिसने एलिस को भागने में मदद की थी। अब फ्लैशबैक से हम जान पाते हैं कि एलिस खुद को अपने पिता की मौत का कारण समझती है। जब उसने अपने पिता को बताया कि झरने के अंदर से एक औरत निकली थी और उसने उसे एक जादू टोने वाली चीज दी, जिसे देखने के बाद उसके पिता ने उस चीज को जला दिया। एलिस ने गुस्से में कहा कि वो उनसे नफरत करती है और चाहती है कि उसके पिता मर जाएं, जिसके तुरंत बाद उसके पिता बीमार पड़ गए और उनकी मौत हो गई। तब से एलिस ने बात करना बंद कर दिया। उसे लगता है कि उसी के कहे गए शब्दों की वजह से उसके पिता मारे गए। अब प्रेजेंट में वही क्लिंजर एलिस को ढूंढते हुए जेसन के घर तक आ गया। एलिस जेसन की कलेक्शन से एक ज्वलनशील सॉल्ट का यूज करके उसके चेहरे को जला देती है, और जब उस क्लिंजर ने अपना मास्क हटाया, वो और कोई नहीं जेसन था। मतलब जेसन ही वो क्लिंजर है। और उसे पादरी से पता चल गया था कि एलिस ही वो विच है जिसकी वजह से प्लेग फैला है, और इसी प्लेग की वजह से उसकी बेटी की जान चली गई थी। जेसन एलिस को अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार मानता है, और जैसे ही उसे मारने वाला था, एलिस उसे रुकने का इशारा करती है, और जेसन जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। मतलब एलिस में कुछ तो मैजिकल पावर्स हैं जिससे वो लोगों को हिप्नोटाइज कर सकती थी, लेकिन उसने अपने पिता की मौत के बाद से बोलना बंद कर दिया था, क्योंकि वो सदमे में थी। और वो जेसन को अपने ऊपर पानी डालने को कहती है, और जैसे ही उसने अपने ऊपर पानी डाला, वो जलने लगा, क्योंकि जो सॉल्ट एलिस ने जेसन के ऊपर डाला था वो पानी के संपर्क में आने पर रिएक्ट करता है और इंसान को जला डालता है। इस तरह जेसन की मौत हो जाती है। एलिस ने अपनी माँ की मौत का बदला उससे ले लिया। अब हम एलिस को एक नए लुक के साथ वापस गाँव में देखते हैं, और वो एक पौधे की जड़ से पूरे गाँव में धुआं कर देती है, जिससे वहाँ मौजूद लोगों को मति भ्रम होने लगते हैं, और फिर वो सबको एक एक करके मार डालती है। उसने मार्था को भी जहर देकर मार डाला। आखिर में वो पादरी को बेहोश करके क्रॉस पर टांग देती है। अब सुबह के वक्त जब पादरी को होश आया, वो एलिस को पटाने की कोशिश करते हैं। एलिस कहती है कि इसे डेविल ने ऐसा नहीं बनाया, बल्कि वो पादरी है जिसने उसे ऐसा बनने पर मजबूर किया। पादरी कहता है कि अगर तुम डेविल नहीं हो तो बाइबल की लिखी वही लाइन सुनाओ जो मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए कहा था। अब एलिस पादरी के सामने बाइबल में लिखी वो लाइंस पढ़ने लगी। लाइंस खत्म होते ही उसने पादरी के पेट में चाकू घुसा दिया और पादरी की मौत हो गई। इस तरह उसने साबित कर दिया कि वो विच नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल लड़की है जिसके पास केवल लोगों को हिप्नोटाइज करने की शक्ति थी। उसने अपने पिता की मौत के बाद कभी भी उन शक्तियों का यूज नहीं किया था, लेकिन पादरी ने जब उसका जीना मुश्किल कर दिया, उसे ये सब रोकने के लिए ऐसा करना पड़ा। लास्ट में एलिस मैरी को कैसे छुड़ा लेती है और दोनों उस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। और इसी के साथ यहीं पर हो जाता है इस मूवी का दी एंड।